नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी में एक बहुत बड़ा घोटाला होता है, बहुत बड़ा स्कैम होता है शिक्षक के पदों पर। दूसरा, अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं या फिर आपकी आदत है तो शॉकिंग न्यूज को समझिएगा जो मैं आपको देने वाला हूं। और तीसरी बात, आकांक्षा और शोएब जिन्होंने नीट को 720 नंबर ला करके टॉप किया है, लेकिन शोएब के नंबर 1 आने पर तमाम तरह की थ्योरीज, वाद विवाद और भेदभाव की बात चली। तो यहां पर सवाल यह बनता है कि लोगों की जो आविष्कार की गई थ्योरीज को बहिष्कार करने का समय है। वो मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोपेगेंडा में आप मत फंसा कीजिए, क्योंकि ये सब प्री प्लान्ड होता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रो को देखिए, चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए। देखिए, योगी आदित्यनाथ को कहा गया था कि आपको 3 महीने के अंदर भर्तियां करनी है, पोस्ट को ऑक्यूपाई करना है। और योगी सरकार ने इतनी फुर्ती दिखाई कि उन्होंने एक ही हफ्ते के अंदर सारी प्रक्रिया कर दी। सवाल पहली था, टोटल पोस्ट थी 70,000। अब हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो हाई कोर्ट में बोला गया कि हाँ, 70,000 की पोस्ट पे 31,000 पोस्ट ऐसी हैं जिस पर अयोग्य लोग आकर के स्थापित हो चुके हैं। यानी कि जो एलिजिबल थे उनको बाहर किया गया, जो एलिजिबल नहीं थे वो उस पोस्ट पे बैठ करके आपको पढ़ाई करेंगे। अयोग्य लोगों को रखा हुआ है छात्र को अयोग्य बनाने के लिए, ताकि इनकी तरफ ना भीड़ आकर्षित रहती रहे और दिमाग से बिल्कुल पैदल रहे। योगी आदित्यनाथ ने मान लिया है कि 31,000 जो पद हैं उस पर धांधली हुई है, गलत लोग स्थापित हुए हैं। सरकार ने कमेटी बनाई है कि ऐसे लोग जो 31,000 पदों पर जो लोग स्थापित हैं उनको बहिष्कार, उनको जिनका अपॉइंटमेंट लेटर है उनको कैंसिल किया जाएगा। जो योग्य लोग हैं, जो पास किए थे, जो बिल्कुल काबिल हैं उस पोस्ट के लिए, उनको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और वो अपना कार्य कर सकते हैं। शिक्षक के पद पे वो आ सकते हैं। शिक्षक का पद नहीं था, वो असिस्टेंट टीचर था। असिस्टेंट टीचर के लिए बात थी। दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर यह घोटाला हमारे और आपके सामने कैसे आया। जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरी स्कैम पर, जो कि घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला के मुख्य जो आरोपी हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र पटेल, जिन्होंने 150 में से 142 अंक प्राप्त किए हैं, जो टॉपर थे, इनकी भी भर्ती हो चुकी थी, नाम आ गया। तो इनसे पूछताछ की गई। इनसे पूछा गया कि इसके पीछे आखिर पूरा गिरोह कौन है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। तो एक एक बातें करके शॉकिंग चीज निकल के सामने आती रही। पहली बात तो उनको यह नहीं पता कि देश का राष्ट्रपति कौन है, नहीं पता जिन्होंने टॉप किया है। सवाल यहां पर यह है कि ऐसे लोग, अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो आप, ये तो समझने वाली बात है कि आपको उस सब्जेक्ट पर एक अच्छा पकड़ होगी, कंट्रोल होगी, समझ भी होगी। जब इंटरव्यू होता है तो आप करंट अफेयर की बातचीत भी की जाती है, ताकि आपके करंट अफेयर की नॉलेज को जांचा परखा जाना चाहिए। और इनको राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता। अगर आप करंट अफेयर में अपडेटेड नहीं है तो आपको मुख्य लोगों के नाम तो पता होना चाहिए, देश का प्रथम नागरिक का नाम तो पता होना चाहिए। जो नेता लोग कहते हैं ना, जनता जनार्दन, जो कि हम हैं, हम देश के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नागरिक नहीं, बल्कि 26वें या 27वें नागरिक होते हैं। तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए था। अब ऐसे लोग न जाने कितने पोस्टों पर होंगे, क्या कर रहे होंगे, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे होंगे, ये अपने आप में ढकोसला वाली बात हो जाती है। समझने वाली बात यहां पर यह है। और साथ ही इन्होंने बताया कि इस पूरे गिरोह के पीछे का काम क्या था, कि लोगों को नकल कराना। और इस गिरोह का जो मास्टरमाइंड की अगर बात करें तो जो नाम सामने निकल के आया वो था कृष्णलाल पटेल। ये कृष्णलाल पटेल बहुत ही जाना पहचाना नाम है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि मास्टरमाइंड 69 यानी कि 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती में नकल कराने का मुख्य आरोपी डॉक्टर कृष्णलाल पटेल मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के 45 दिन जेल में बंद था। बताया जाता है कि केएल पटेल ने कानून के फंदे से बचने के लिए कई नेताओं से नजदीकी बढ़ाई, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो इन नेता इनको बचा लें। आरोपी, अब इसमें एक चीज है कि नकल कराएगी। ये यूपी और बिहार, ये दो एक ऐसे राज्य हैं जहां पर नकल भरमार कराई जाती है, ताबड़तोड़ तरीके से कराई जाती है, सरकारी आंकड़ा कहता है। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं, जो कि इस बुक से मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूं। ये शंकर अय्यर ने किताब लिखी है, द गेटेड रिपब्लिक, पूरी अंग्रेजी में है, पढ़ सकते हैं, रिकमेंड करूंगा मैं आपको, और पढ़नी भी चाहिए, बहुत सिंपल भाषा में है। स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके पेज नंबर 94 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बात की गई है कि 1992 में राजनाथ सिंह ने कोशिश की थी कि एक एंटी कॉपिंग एक्ट को लाया जाए।
उस एक्ट का मतलब यह था कि अगर आप नकल करते पकड़े जाएंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी और आप पे फाइन लगाया जाएगा। 1992 में राजनाथ सिंह जब एंटी कॉपिंग एक्ट को लगाते हैं तो उस साल सिर्फ 14% बच्चे ही पास होते हैं और बाकी ड्रॉप आउट करते हैं, कॉलेज सेंटर तक नहीं पहुंचते हैं। 1993 में चुनाव में कहा गया था अखिलेश यादव और मायावती के द्वारा कि जब उनकी सत्ता में सरकार उन लोगों की आएगी तब वो इस एंटी कॉपिंग एक्ट को हटाएंगे। और आपको जानकर के हैरानी होगी 1993 में बीजेपी अपना चुनाव हार जाती है, ये लोग जीत जाते हैं। सबसे पहला काम एंटी कॉपिंग एक्ट को हटाना था, हटाया गया। उस साल का रिजल्ट आता है कि उस समय 86% जो बच्चे थे वो पास हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में समझने वाली बात है कि इस सुधार को लागू करने में, इसको सहज तरीके से स्वीकार करने में आम जनता का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एंटी कॉपिंग एक्ट जब लागू किया 14% बच्चे पास हुए, हटा लिया गया तो 86% बच्चे पास हुए। तो सोचिए कि वो 86% में से कितने ऐसे लोग हैं जो उस डिग्री का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे या कर रहे होंगे। आज हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, जब हम आज बात करते हैं वोटिंग बिहेवियर की, जब हम बात करते हैं मुद्दे की, तो यही तो चीजें होती जो देखने वाली होती है। हर प्रकार की बातें हम लोग करते हैं। इस किताब में अगर आप और आगे पढ़ेंगे, 2-3 पन्ने अगर आप आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसमें बताया गया अलग अलग राज्य हैं, उन्होंने कोशिश की है कि जो नकल करने वाले जो बच्चे हैं उनको रोका जाए और साथ ही उन पे फाइन लगाया जाए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसमें तेलंगाना की सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी बच्चा 10वीं या 12वीं क्लास में नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर 7 साल की तो एक सजा होने वाली है और ऊपर से 1 लाख का फाइन लग जाएगा। तो बहुत सारी चीजें कोशिश की गई सरकार की तरफ से नकल को रोकने के लिए, लेकिन हमारे देश की जनता है, उन्होंने वोट किस पे दिया कि हम एंटी कॉपिंग एक्ट को हटाएंगे सबसे पहले आकर के। तो आप सोचिए कि नेता आपके कितने हितैषी होते हैं। हितैषी वितैषी कुछ नहीं होता। आपको दलित का नेता बताकर खुद करोड़ों खरबों की संपत्ति लेकर के दलित का नेता गरीब दिखाते हैं और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। तो आप ये समझिए इन लोगों की राजनीति कितनी गंदी है। तो योगी आदित्यनाथ का कितना बड़ा घोटाला था मुझे बताइए। और हर घोटाले पे तकरीबन बताया गया था कि 7 लाख के आसपास पैसा लिया गया है। अगर आप 31,000 भर्ती पे अगर 7 लाख रुपए एक पोस्ट के दे रहे हैं तो जरा कैलकुलेशन कीजिएगा और बताइए कितने जीरो होते हैं। 31,000 इंटू 7 लाख कितने जीरो बन जाते हैं और कितना रुपया इकट्ठा हुआ होगा, ये आप मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और यूपी में जिस तरह से वैकेंसीज को भरा जाता है, किससे बातें छुपी हैं। अगर आप टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, पीआरटी हैं, किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आपने टेस्ट भी क्वालिफाई किया, बहुत योग्य भी हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाने के बाद आपसे डिमांड की जाती है कि ठीक है आपने अच्छा काम तो किया लेकिन सेवा पानी कुछ हो जाए। वो सेवा पानी एक मिठाई के डब्बे वाली नहीं होती है, वहाँ इतने भयंकर रेट चलते हैं। मैं अनऑफिशियली मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ किसी ने स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया है। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात झूठी है तो आप एक इंप्लीमेंट कर सकते हैं बात को। जो मेरा एक सजेशन है, जितने भी लोग इंटरव्यू लेते हैं ना, इनकी संपत्ति को जांच की जाए एक बारी, इनकी ना असेट को देखा जाए कि हाँ कि कितना पैसा इन्होंने कमाया है अपनी नौकरी के अनुसार और कितना पैसा अब हो चुका है इनकी नौकरी के अनुसार। तो सारी बात समझ में आ जाएगी। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं अपने हिसाब से मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूं। कभी स्टिंग ऑपरेशन करने का मौका किसी को मिला, वीडियो मेरे पास आया तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यही है, आप चाहे योग्य हैं चाहे जो भी हैं, अगर आप 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हो भी रहे हैं और आप बहुत योग्य हैं तो आपसे कहा जाएगा कि साहब आपको मिठाई के डब्बे खिलाने पड़ेंगे। मिठाई का डब्बा मतलब यह है कि जो दिवाली पर अमीर लोगों की पार्टी होती है, उस तरह की पार्टी ये लोग भी चाहते हैं। यह है कटु सत्य। और इस कटु सत्य को आप लोग भी जानते हैं, समझते हैं और आपने सुना भी होगा। अगर शिक्षक पद के लिए किसी ने अप्लाई किया है तो ये बात से आप वाकिफ होंगे। आप कमेंट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लाइक तो करेंगे। इस लाइक से दिखाइए इन लोगों को कि मेरी बात में सच्चाई है, सच्चाई है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरी एक व्यापारी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि योगी सरकार के आने के बाद चीजें सुधरी हैं, लेकिन करप्शन आज भी नहीं सुधरा। जो काम पहले 10 रुपए में होता था वही 10 रुपए का काम 50 रुपए में हो रहा है, विच मींस करप्शन अपने एक लेवल पर है, अपने एक पीक पर है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलती हैं। जब मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा कीजिए, कैमरे के सामने आकर के बातचीत कर, क्या समस्या है इसमें,
तो बोलते हैं सर रिस्क है। अब हर्षद मेहता का है ना वो एक डायलॉग, रिस्क है तो इश्क है, तो वो भी हमें छाप दिया। तो वो सिर्फ एक मुस्कुराहट के बाद बोलते कि भैया ये डायलॉग अच्छा है सुनने में, लेकिन रियल लाइफ में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरी खबर है नीट को लेकर के। जिसको मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना होता है उसको अपनी नीट के एग्जाम देने होते हैं। नीट का एग्जाम इस कोरोना वायरस के दरमियान किया गया। 2 बच्चे आकांक्षा और शोएब, दोनों के 720 नंबर आते हैं। टॉप पोजीशन शोएब को दी जाती है। सोशल मीडिया पे बवाल कट जाता है, कहा जाता है देखो साक्षात भेदभाव हो रहा है। अलग अलग थ्योरीज आविष्कार किए जाने लगे। आकांक्षा को सेकंड पोजीशन दी जा रही है। सोशल मीडिया पे तो आकांक्षा का ये ट्वीट आया था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि उनको पोजीशन सेकंड दी गई है, फर्स्ट पोजीशन नहीं दी गई। जब इसकी बात जब उनके माता पिता से पूछा गया और आकांक्षा से पूछा गया कि आपने ट्वीट किया था तो आपने विचार रखिए, तो आकांक्षा ने बोला तो मेरा तो सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट ही नहीं है। साफ मना कर दिया कि किसी ने फेक बनाया है और ये बात कर रहा है। जब पिता से पूछा गया कि आप हमें ये बताइए कि आपके बच्चे की पोजीशन फर्स्ट होनी चाहिए थी, सेकंड पे आप क्या देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या मान रहे हैं, तो उनके पिता ने साफ तौर पे बोला उनको किसी प्रकार का दुख नहीं है। जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से सेकंड पोजीशन आई है तो उनको समस्या इसमें नहीं है। गाइडलाइन क्या कहती है? गाइडलाइन साफ तौर पे कहती हैं कि अगर नीट में एग्जाम में अगर आपके नंबर फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट अगर सबके नंबर बराबर आते हैं, इसको कहते हैं टाई ब्रेकर। जब सबके नंबर एक जैसे होंगे तो फिर किस बेसिस पे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन को करने वाले हैं, अलॉट कैसे करेंगे पोजीशन को? तो यहां बताया गया जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसको फर्स्ट पोजीशन दी जाती है, जिसकी उम्र कम होती है उसको उसके नीचे की रैंक दी जाती है। शोएब की जो उम्र थी आकांक्षा से ज्यादा थी, इसीलिए फर्स्ट पोजीशन शोएब की आती है और आकांक्षा की सेकंड पोजीशन आती है उनकी उम्र कम होने की वजह से। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो अगला अपडेट है वो ये है कि अगर आप एटीएम से 5000 से ज्यादा का कैश निकालेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी ना कह के आपको कहूंगा एडिशनल चार्ज देना होगा। कैश के बिना किसका काम चलता है? अभी जो एक गाइडलाइन निकल के आई है वो ये है कि अगर आपने 5000 से ज्यादा आपने रुपए निकाले तो उस पर आपको एडिशनल चार्ज देना होगा। आप सभी को पता है कि हमें कुछ टोटल 5 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलती हैं। 5 ट्रांजैक्शन जिसमें आप या तो बैलेंस चेक कर लीजिए, वो एक ट्रांजैक्शन काउंट हो जाती है। पैसे निकाल लीजिए, 2 ट्रांजैक्शन काउंट हो जाती है। तीसरा कैश डिपॉजिट कर दीजिए, वो 3 ट्रांजैक्शन काउंट हो जाती है। ऐसी तरह तरह की 5 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री मिलती है। छठी करते हैं तो आपको उस पर जाकर के पैसा देना पड़ता है, एडिशनल चार्ज लगता है। लेकिन सरकार ने अभी जो गाइडलाइन निकल के आई है उसमें यह है कि 5000 रुपये में जो लगने वाला जो चार्ज है वो किसी भी ट्रांजैक्शन पे नहीं लगेगा। यानी कि ये है कि 5 ट्रांजैक्शन तो भूल जाइए, 5000 से ज्यादा आपने पैसे निकाले तो 5 ट्रांजैक्शन को साइड कीजिए, वो 5000 आपका इनमें ऐड नहीं होगा, एडिशनल चार्ज होगा। जितनी बार भी आप 5000 निकालेंगे, 5 बार आपने 5000 आपने 5 बार निकाले तो 5 ट्रांजैक्शन ना होकर के वो एडिशनल चार्ज में इंक्लूड होंगी और वो आपका पैसा कटता जाएगा। एक बहुत बड़ा अपडेट है जो बताना आपको जरूर था। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा इस वीडियो को कम से कम 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर तो कर सकते हैं, थोड़ा मनोबल तो बढ़ा सकते हैं। i9 न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को तभी सपोर्ट करें जब आपको पूर्ण विश्वास हो कि ये व्यक्ति कुछ अच्छा कर ही रहा है और इसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। मैं किसी की हमदर्दी चाहता नहीं और मैं ये भी नहीं चाहता कि चाहने वाले मुझसे हमदर्दी करें। पहली बात, पसंद तो कीजिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम तो बैठे हैं यहाँ पे आप लोगों की सेवा करने के लिए। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।